टाइम सीरीज छोटा सा यूनिट है, फटाफट से सोल्व हो जाएगा। तो टाइम सीरीज में भी आज ना हम प्रैक्टिकल पोर्शन पहले करेंगे। टाइम सीरीज में से आपके एग्जाम में प्रैक्टिकल पोर्शन और थ्योरी पोर्शन दोनों आएंगे, तो आज हम प्रैक्टिकल पोर्शन करेंगे, ठीक है। तो टाइम सीरीज का मतलब होता है आपने एक ऐसा डेटा कलेक्ट करा है जो टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट किया गया है। कोई भी डेटा हो, कोई भी डेटा अगर आप टाइम के अकॉर्डिंग कलेक्ट करते हैं तो आप उसको टाइम सीरीज डेटा कहते हैं। तो कलेक्टेड डेटा के ऊपर आपको प्रैक्टिकल पोर्शन अप्लाई करना है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले आपको सीखना है इसके प्रैक्टिकल पोर्शन में मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है भाई, सबसे पहले है हमारा आज का टॉपिक मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है भाई, मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मूविंग एवरेज, देखो एवरेज का मतलब क्या होता है, आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है। एवरेज का मतलब है सम ऑफ डेटा, जो भी डेटा है उसको आप एडिंग करें और उसको डिवाइड कर दें टोटल नंबर से, है ना भाई। जितना भी टोटल नंबर है उससे आप डिवाइड कर दें। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में डेटा वैल्यू, ठीक है, डेटा वैल्यू आपके पास में 1 2 4 और 3 है, तो आपको अगर इनका एवरेज करना है तो कैसे करेंगे भाई, सम। तो 1 में 2 ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे, इन सबको काउंट करेंगे कितने हैं, तो काउंटिंग करने पे 4 हैं। तो 1 2 और 3 इस सबको एडिंग करने पे 10 आएगा। तो 10/4 करेंगे, 10/4 से आंसर आ जाएगा 2.5। तो ये एवरेज है, यही एवरेज आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन अब ये एवरेज कैसा है, तो ये एवरेज है पेयर वाइज एवरेज। ठीक है, एवरेज कैसा है, पेयर वाइज एवरेज। पेयर वाइज एवरेज आपको बनाना है। अब पेयर वाइज एवरेज क्या होता है, तो भाई पेयर वाइज एवरेज फॉर्मूला तो सेम रहता है, बस आपको इसके अंदर पेयरिंग करनी होती है। तो मान लेते हैं आपको 3 3 पेयर बना करके एवरेज करना है या 2 2 पेयर बना के एवरेज करना है। यही सेम एग्जांपल है, 1 है, 2 है, 4 है और 3 है। तो इनके 2 2 पेयर बनाओ और उनका एवरेज पता करो। ठीक है, 2 2 पेयर बनाओ, इन दोनों इनके 2 पेयर बनाओ और इनका एवरेज पता करो कितना आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नोट करता हूँ कैसे कैसे होएगा। अगर ये 1 2 है तो यहाँ पे इनको पहले हम सम करेंगे। ठीक है ना, पहले देखो सम करना ना, सम अपॉन टोटल है तो पहले सम करेंगे, एडिशन करेंगे इसको। तो 1 और 2 को पेयर करेंगे, इसके बीचों बीच नोट करेंगे। 1 और 2 को ऐड करने पे आपके पास में 3 आंसर आएगा। फिर 1 को हटा करके इन दो के पेयर बना लेंगे। 2 और 4 को एडिंग करेंगे और इनके बीचों बीच नोट करेंगे, 6 हो जाएगा। फिर इन दोनों के पेयर बना लेंगे, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, ये इनका सम है। इसके बाद में यहाँ पे आप एवरेज पता कर लो क्या है। तो एवरेज क्या होता है जी, सम बाय टोटल। तो 3 को, टोटल नंबर आपके पास 2 थे, 2 2 का पेयर बनाना था, तो 3 को 2 से डिवाइड कर दो, 1.5 आ जाएगा। 6 को 2 से डिवाइड कर दोगे 3 हो जाएगा। 7 को डिवाइड कर दोगे तो 3.5 हो जाएगा। बन गया पेयर वाइज एवरेज। तो मूविंग एवरेज मेथड इज नोन एज द पेयर वाइज एवरेज मेथड। पेयर बनाओ, एवरेज डिटरमाइन करो, यू विल गेट द आंसर। समझ रहे हो बात को? एक और एग्जांपल देखते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि आपको इस बार डेटा दिया हुआ है 1 4 3 2 और 5। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। आपको 3 3 पेयर बनाने हैं, 3 3 पेयर बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको सम फाइंड करना है। सम कितना होगा, तो पहले 3 पेयर यानी कि फर्स्ट 3 वैल्यू ले लेंगे यहां से लेके यहां तक, इन्हें एडिंग करेंगे तो आंसर आएगा कितना, 8। अब ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन कहां पर आएगी, तो इनके मिड वैल्यू पे इनका पोजीशन आएगा। जैसे इन दोनों का मिड वैल्यू बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे था, तो इन तीनों का मिड वैल्यू ये 4 है, तो बिल्कुल 4 के सामने वी विल राइट टोटल वैल्यू 8 है। फिर 1 को हटाओ, 4 से काउंट करो, 4 से लेकर के 2 पे, 4 और 3 अपना 7 है, 7 में 2 ऐड करेंगे तो कुल मिलाकर के 9 है। तो ये आपका आंसर हो गया। फिर 4 को किनारे करो, यहां से काउंट करो, 3 से लेकर के 5, 3 और 2 5 है, 5 और 5 कुल मिलाकर के 10 है, तो यहाँ पे नोट करेंगे वैल्यू 10 है। सम आपके पास आ गया, आगे एवरेज फाइंड कर लो। ठीक है भी, आगे एवरेज कर लो। तो व्हाट इज द 8 का एवरेज, 8 को अब आपने 3 पेयर बनाए हैं, 3 से डिवाइड करना है। 8/3 कितना आता है भाई, 8/3 डेसिमल नोटेशन में जाएगा, 2 डेसिमल तक लेने हैं। 8.3 सबसे पहले 2 पे डिवाइड होगा, नहीं हाँ सही है, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 के बाद में पॉइंट आ गया, 2 के साथ में 0 लगाया तो 3 6 जा 18 और 3 6 जा 18, तो 2.66।
ठीक है, एक्चुअली में ये 2.66 चलता रहेगा, राउंड ऑफ करके वी कैन राइट इट एज 2.67। ठीक है, तो इसका आंसर बना है, एवरेज है इसका 2.67। 9 को हम डिवाइड करेंगे तो 3 ही आंसर रहेगा। 10 को डिवाइड करेंगे, इसको देख लेते हैं। 10 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 है, फिर से 3 है, फिर से 3 है, 3 3 3 3 3 आता रहेगा। वो 2 डेसिमल के बाद में भी 3 ही रहेगा, तो वैल्यू है 3.33। ठीक है ना, वैल्यू कितनी है, 3.33 है। तो ये आपका एवरेज रेडी हो गया। तो मूविंग एवरेज मेथड में आपको पेयर वाइज एवरेज करना है। एवरेज का फॉर्मूला तो सिंपल है, सम ऑफ डेटा अपॉन में टोटल नंबर ऑफ डेटा। अब जो हमें इसके अंदर पेयर बनाने हैं वो ओड पेयर भी हो सकते हैं और इवन पेयर भी हो सकते हैं। ये वाला केस मैंने इवन पेयर का लिया, ये वाला केस मैंने ओड पेयर का लिया। अब हम जब आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, जो इवन पेयर होता है, ठीक है ना, जो इवन पेयर होता है उस इवन पेयर को कहते हैं 4 ईयर या फिर 4 डेज। ठीक है, या फिर जो भी आगे टाइम टाइम ड्यूरेशन जो दे रखा होगा वो अप्लाई करेंगे, बस नंबर देखना है 4। तो 4 ईयर 4 डेज मूविंग एवरेज मेथड। ठीक है, या फिर सिंपल आप एवरेज नोट कर दें, 4 डेज या 4 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, अभी हम इसमें ईयर मान लेते हैं। ठीक है, जो डेटा कलेक्ट किया गया है वो अकॉर्डिंग टू ईयर किया गया है, तो 4 ईयर आ जाएगा, वैल्यू बनेगा। अगर इवन पेयर डिटरमाइन करना है तो 4 ईयर मूविंग एवरेज। क्वेश्चन बोलेगा फाइंड द 4 ईयर मूविंग एवरेज, तो आप समझ जाना कि वो इवन पेयर का केस है। क्वेश्चन आपको बोलेगा फाइंड 6 ईयर मूविंग एवरेज, तो समझ जाना वो इवन पेयर का केस है। क्वेश्चन बोलेगा आपको 8 ईयर मूविंग एवरेज, तो समझ जाना वो इवन पेयर का केस है। इसके अपोजिट में अगर वो ओड पेयर हुआ तो ओड पेयर में सबसे मिनिमम वैल्यू, ठीक है, अगर ओड पेयर हुआ तो सबसे मिनिमम वैल्यू 3 रहेगा। ठीक है बॉयज एंड गर्ल्स, सबसे मिनिमम वैल्यू 3 रहेगा, 3 से स्टार्ट होगा, तो 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, 3 ईयर मूविंग एवरेज, 3 साल के डेटा को पेयर में कन्वर्ट करो और फिर उसका एवरेज फाइंड करो, 3 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, इसके बाद में 3 के बाद में 5 ईयर मूविंग एवरेज, और 5 के बाद में 7 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, और जाता है ये 9 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, इस तरीके से क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भाई, क्वेश्चन इस तरीके से दिया हुआ है, एक सिटी है, सिटी में कुछ नंबर ऑफ लेटर्स हमने पोस्ट किए हैं, तो कितने डेज, मतलब कितने डेज में कितने लेटर पोस्ट हुए हैं वो डेटा आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो वो डेटा किस तरीके से है, वो डेटा इस तरीके से दिया हुआ है भाई, 35 है, फिर 70 है, 70 के बाद में यानी कि ऐसे लिखा हुआ है, ये पूरी टेबल ऐसे बनी हुई है, ऊपर लिखा हुआ है डेज। ठीक है, और डेज के साथ में लिखा हुआ है नंबर ऑफ लेटर। ठीक है, इतने इतने लेटर पोस्ट किए गए हैं, तो पहले दिन में कुल मिलाकर के 35 लेटर पोस्ट किए, दूसरे दिन में कुल मिलाकर के 70 लेटर पोस्ट किए, थर्ड डे में हमने कुल मिलाकर के 36 लेटर की पोस्टिंग करी यानी कि डाकिए जो पोस्टमैन होता है उसने डिलीवर करे घर पे। ठीक है, फिर आगे फोर्थ डे पे 59 लेटर्स का पोस्टिंग हुआ, फिर यहाँ पर 62 लेटर का पोस्टिंग हुआ, देन 60 लेटर का पोस्टिंग हुआ, और फिर 71 लेटर का पोस्टिंग हुआ। ठीक है भाई, इस तरीके से आपको वैल्यूज दे रखी हैं ये। ठीक है, यहाँ पे लिख लो, ये 5th डे है, ये 6th डे है और ये 7th डे है, तो 1 वीक में ऐसे 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 करके आपने लेटर पोस्टिंग करा है। क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, कैलकुलेट करें। ठीक है, कैलकुलेट करें 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, 3 डेज मूविंग एवरेज आप पता करके बताइए क्या है। ओके, तो कैसे करना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो अपनी ये जो आपका हॉरिजॉन्टल टेबल है इसको वर्टिकल फॉर्मेट पे लेकर आओ। वर्टिकल फॉर्मेट पे लेकर आओगे तो सॉल्यूशन में स्टार्ट करो यहाँ पर से। सबसे पहले नोट करो यहाँ पे डेज। ठीक है, डेज के बाद में यहाँ पे आएगा आपके पास में नंबर ऑफ लेटर्स। ठीक है भाई, नंबर ऑफ लेटर्स, फिर आप इनके पेयर बनाओगे, 3 का पेयर बनाओगे और उनका सम करोगे, तो यहाँ पर आता है सम ऑफ, यहाँ सम नहीं लिखते, यहाँ पे सम को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है टोटल ऑफ 3 डेज मूविंग। ठीक है, या फिर 3 डेज मूविंग टोटल ऐसे। ठीक है, 3 डेज मूविंग टोटल, 3 डेज का जो टोटल बनेगा वो हम यहाँ पे नोट करेंगे। सो 3 डेज मूविंग टोटल। ठीक है भाई, 3 डेज मूविंग टोटल। ठीक है, 3 3 डेज का पेयर बनाएंगे और उनका टोटल यहाँ पे नोट करेंगे।
इसके बाद में लास्ट में आएगा 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, 3 दिन का यहाँ पे एवरेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो टोटल 7 वैल्यूज है ना यहाँ पे। अब हम अपना ये यूज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, फिर यहाँ पे सेकंड आ जाएगी, यहाँ पे थर्ड आ जाएगी, यहाँ पे 4 नंबर आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 6 और 7 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा। तो काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से लास्ट में 7 आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे एक्सटेंड कर लो। ठीक है, इस तरीके से करके। ठीक है, अब वैल्यू नोट करो। डे नंबर 1 पे 35 है, डे नंबर 2 पे 70 है, डे नंबर 3 पे 36 है, डे नंबर 4 पे 59 है, डे नंबर 5 पे 62 है, डे नंबर 6 पे 60 है, डे नंबर 7 पे 71 है। ठीक है, अभी इस तरीके से आपको दिया हुआ है। 3 डेज मूविंग का मतलब क्या है हरी? 3 पेयर बनाने हैं। तो पहला पेयर, दूसरा पेयर, तीसरा पेयर, है ना। 1 2 3 पेयर। और इन 3 पेयर का क्या करना है? इन 3 पेयर के मिड पॉइंट पे, 3 पेयर का मिड पॉइंट ये वाला होगा, तो ठीक इसके इस वाले बॉक्स पे वैल्यू नोट करनी है और इन 3 को एडिंग करके नोट करना है। ठीक है, इन 3 को एडिंग करके नोट करना है। तो कैसे आएगा ये? 35 है, साथ में 70 है, साथ में 36 है। इसे नोट कर लो कितना है। तो 6 और 5 11 है, कैरी 1 चला गया। 7 और 3 10 और 4 14 हो गया। ठीक है, ये पहला वैल्यू आ गया। फिर 35 को हटाओ, 35 को हटा के 70 से ये वाले 3 पेयर ऐड करो और इन तीनों का जो मिड पॉइंट होगा, मीन ये वाला वैल्यू बनेगा। तो यहाँ पे आपको नोट करना है। ठीक है, यहाँ पे आप नोट करेंगे तो 6 और 9 आपका 15 है। ठीक है ना, 6 और 9 आपका 15 है। 7 और 3 10 है, 5 और 1 6 है, तो ये 165 है। फिर ये 70 रिमूव हो जाएगा। अरे ये क्या हो गया भाई? ठीक है ना, यहाँ पे 70 रिमूव हो जाएगा। 70 के बाद में 36 से काउंटिंग करेंगे। ये 36 से लेकर के ये वाले 3 पेयर और यहाँ पे नोट करेंगे। ठीक है, इसके मिड पॉइंट पे नोट करेंगे। तो 36 से 6 और 9 विल बी 15, 15 और 2 विल बी 17, कैरी 1 चला गया। 5 और 3 8 है। ठीक है, 5 और सॉरी 1 कैरी है ना, 6 और 4 10 और 5 15, तो 157 है। और इसके बाद में फिर आप ये वाले 3 पेयर ऐड करोगे, ये वाले 3 पेयर ऐड करोगे, यहाँ पे नोट करोगे। ठीक है, तो 9 और 2 आप एडिंग करेंगे। 9 और 2 विल बी 11 का 1 कैरी। 6 और 6 और 6 यानी कि टोटल मिला करके 18। ठीक है, फिर और आगे बढ़ो। ये वाले 3 पेयर आप बनाओगे और 3 पेयर के सामने यहाँ पे वैल्यू नोट करोगे। तो 2 और 1 कुल मिला करके 3 है, तो 2 और 1 यहाँ पे 3 हो गया। 6 और 6 12 है, 12 और 7 कुल मिलाकर के 19 है, तो 193 आ गया। क्या आपको बात समझ आती है भाई? यस और नो बोलिए, जल्दी से बताइए हमें। यहाँ पे था 141। ठीक है, तो 3 ईयर का मूविंग टोटल आ गया। 3 ईयर मूविंग टोटल को आप आगे डिवाइड कर लो, है ना। 3 के टेबल से ही डिवाइड करना है। तो 141 को हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 4 जा विल बी 12 है, माइनस करने पे 21 है, पूरा प्रॉपर कैंसिल हो रहा है। ठीक है, 3 7 जा 21 है, तो यहाँ पे 47 आ गया। ठीक है जी, 47। ये भी कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा भाई। 3 5 जा 15 और 3 5 जा 15, ये कंप्लीट कैंसिल नहीं हो पाएगा। 3 5 जा 15 है, 3 2 जा 6 है। ठीक है, 1 और 0 है, तो यानी कि 3 और 3 वैल्यू आएगी। फिर यहाँ पे भी 3 6 जा 18 है, फिर 0 है, 0 के साथ में अब 1 0 है। भाई तो गड़बड़ हो रहा है। 1 0 है, 1 0 का मतलब यहाँ पे 3 है और फिर से यहाँ पे 3 है। ठीक है, इसको एक बार मल्टीप्लाई करके देखो भाई, बनेगा क्या? 60.33 को 3 से मल्टीप्लाई करो एक बार। 3 3 जा 9 है, 3 3 जा 9 है, 3 इंटू 0 है, 3 इंटू 180 है, 2 के बाद पॉइंट है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट में सही आ रहा है। अब यहाँ पर 193, तो यहाँ पर तो वैल्यू 6 ही रहेगी, है ना। फिर आगे वैल्यू 4 आ जाएगी और फिर यहाँ पर 3 और 3 आएगा। ठीक है, अभी ये आपके पास में वैल्यूज आ गई। अब अगर इस तरीके से वैल्यू आई है तो ध्यान रखिएगा, डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, तो ऊपर जो विदाउट डेसिमल पॉइंट है उनको भी डेसिमल में नोट कर लो। 2 डिजिट है तो 00 अप्लाई कर दो, 2 डिजिट पे 00। तो ये आपके पास में मूविंग एवरेज रेडी हो गया। देखो एक बार, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? 3 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, आइए जी 4 डेज करते हैं। ठीक है, 4 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है, अब जब आप 4 डेज मूविंग एवरेज करते हैं, ध्यान से देखिएगा। 4 के पेयर बनाने हैं आपको, तो 1 2 3 4 ये 4 पेयर बन गए। जब ये 4 पेयर बने,
तो इन 4 पेयर में एक यहाँ से 1 कैंसिल हो गया, एक यहाँ से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ से ये 2 भी कैंसिल हो गया, यहाँ से 3 भी कैंसिल हो गया, तो ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो गई, ये दोनों वैल्यू भी कैंसिल हो गई। तो मिड पॉइंट क्या है? तो मिड पॉइंट ये वाली लाइन है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर वैल्यू आपको नोट करनी है, ये मिड पॉइंट लाइन है, इस लाइन के ऊपर वैल्यू आएगी, ठीक है। इस लाइन के ऊपर वैल्यू आएगी, और अगर वैल्यू इस लाइन के ऊपर आएगी तो ये लाइन हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। इसकी प्रेजेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है, तो लाइन को यहाँ से हटा के यहाँ तक ले आओ आप बस, ठीक है। सभी की सभी लाइनें ऐसे डाउन हो जाएंगी, सिर्फ यहीं तक लाइन बनेगी, ठीक है ना, क्योंकि आपने देखा कि जो मिड पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर आता है। तो इसको कॉपी कर लो, अब ये यहाँ पे डिवीजन कर देगा, फिर ये यहाँ पे डिवीजन कर देगा, ये इधर डिवाइड कर देगा, ये यहाँ पे कर देगा, ठीक है भाई, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रही है। तो करिए भाई, एडिंग करिए, इन चार को एडिंग करना है, ठीक है। इन चार को हमें एडिंग करना है, और इन चार को अगर हमें एडिंग करना है तो 35 है, 36 है, 35 और 36 विल बी 71 है, 71 में 70 ऐड करना है और 59 ऐड करना है, ठीक है ना। अभी 1 2 3 4, तो 9 और 1 10 है, कैरी 1 चला गया, 7 7 14 और 6 विल बी 20, तो 200 आता है, और 200 इस लाइन के यहाँ पर आएगा, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। क्या आपको बात समझ आती है? यस और नो? 4 डेज मूविंग टोटल, सबसे पहला टोटल 200 आया, और वो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आएगा। अब अगले वाला वैल्यू इस लाइन के ऊपर आएगा, अगले वाला वैल्यू इस लाइन के ऊपर आएगा, ठीक है। और अगर आगे भी होगा तो आगे वाला वैल्यू इस लाइन के ऊपर आएगा, तो इन लाइंस के ऊपर आएगा, ठीक है। ध्यान से रखिएगा, लाइन के ऊपर वैल्यू नोट करनी है। अब आगे के 4 पेयर हमें नोट करने हैं, तो 70 से स्टार्ट करेंगे 62 तक आएंगे, ठीक है ना। अभी 70 से स्टार्ट करेंगे 62 तक आएंगे, तो टेल मी द नेट इफेक्ट कितना आएगा? 35 को रिमूव करना है और 60 को, मतलब 62 को ऐड करना है। 35 का रिमूवल है, 62 का एडिशन है, यहाँ पे करके देख लो कितना बनता है नेट इफेक्ट, ठीक है भाई। 62 का एडिशन है, 35 का रिमूवल है, यानी कि 27 का एडिशन है। चेक करो, सही है भाई। 27 का एडिशन है, 27 का एडिशन है तो 227 है। यस और नो एग्री करते हैं आप? 227। अब इसके बाद में आगे की 4 वैल्यू, तो आगे की 4 वैल्यू यानी कि 70 को हटाना है ना, ये वाली 4 वैल्यू, ये वाली 4 वैल्यू, तो 70 का रिमूवल है, 60 का एडिशन है। ये तो आप अपने माइंड में कर सकते हैं, 70 रिमूव करना है, 60 ऐड करना है, तो -10 का नेट इफेक्ट आएगा। समझ रहे हो मेरी बात आप? माइनस में 70 है और एडिशन में 60 है, तो वैल्यू है -10, तो -10 आपको हटा देना है, -10 हटा दोगे तो 217 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में लास्ट की 4 वैल्यूज, ये अपना 70 हटाया था ना हमने, अब यहाँ से नहीं, 36 वाला तो हो गया, इसको भी रिमूव करना है, ये वाली 4 वैल्यू, ठीक है, ये वाली 4 वैल्यू। तो 35 को हटाना है, 71 को ऐड करना है, 35 should be remove and 71 should be add, तो नेट इफेक्ट इज 25 को ऐड करो, 25 को एडिंग कर दो, ठीक है ना। अभी 25 को एडिंग कर दो 217 में, तो वैल्यू 2 है, 2 और 2 4 है, और फिर यहाँ पे 2 है, तो वैल्यू है 242। चेक करें आप एक बार, कोई दिक्कत परेशानी किसी बच्चे को है भाई? 5 आएगा क्या? अब तो मैंने हटा दिया, ये पहले नहीं बोलते हैं आप। कितने का? 35 का है, ये 3 है ये वाला, पक्का एकदम। 71 को ऐड करना है, एंड कहाँ गया, 36 को हटा देना है, तो यहाँ पे तो 5 ही है, और 6 में 3 जाएंगे 3, ठीक है। 35 को ऐड करना है, तो सही है, यहाँ पे फिर 5 आएगा, ओके। वैल्यू सही कर देते हैं, 252, ठीक है। अभी 252 आएगा, ये वाला आंसर है ना, कितना है? 252, तो ये आपके पास में आंसर बन गया। अब इन सभी की सभी वैल्यूज को 4 के टेबल पे डिवाइड करके आगे नोट कर दो, तो बिल्कुल इस 200 के अपोजिट में आ जाएगा 5050। इसे डिवाइड करके देखना पड़ेगा 227 पे कितना आता है, ठीक है। 227, देखो मेरी ये बात ध्यान से सुनिए, जो 227 है इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, ये 200 है और साथ में सिंपल सा 27 अलग है। 227 जो है वो 200 है और 27 अलग है। इसे आपने डिवाइड करा हुआ है, वैल्यू 50 है, इसे आप और डिवाइड कर लो, कितना आता है? 27 को आप डिवाइड कर लो, 27 को आप डिवाइड करोगे तो पहले तो आप इसको 6 पे डिवाइड कर दोगे, 4 6 24, फिर 3 और 0 है, 3 और 0 का मतलब है आप इसको 7 पे डिवाइड करोगे, 28 हो जाएगा।
और फिर 5 पे डिवाइड करोगे, तो इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो 56 पॉइंट में 75। ठीक है भाई, 56 पॉइंट में 75। ये है 217। 217 में भी आप 200 अलग कर लो और 17 अलग कर लो, इसका आंसर आपको पता है 50 हो जाएगा। ठीक है, 17 को आप डिवाइड कर लो, 4 पे डिवाइड होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 है, तो 17 में 16 माइनस करेंगे, 1 रिमेनिंग है, तो 1 रिमेनिंग का मतलब है आप इसको 2 पे डिवाइड करोगे, 8 आएगा। फिर 2 रिमेनिंग है, फिर साथ में यहाँ पे 5 आ जाएगा, 20 हो जाएगा, तो 54.25 वैल्यू कितनी आई है, 54 पॉइंट में 25। ठीक इसके सामने अब आगे है 252। ठीक है, आगे है 252। तो आप एक काम करें, इसको नोट कर लें, ये अपने पास में, या 252 तो डायरेक्ट डिवाइड हो जाता है ना, ये 200 है, 200 के साथ में 40 है और साथ में 12 है, सभी के सभी 4 के मल्टीपल हैं, तो यहाँ पे 50 आएगा, यहाँ पे 10 आएगा और यहाँ पे 3 आएगा, यानी कि 63 आंसर आता है ये। ठीक है भी, कितना आंसर आता है, 63 आंसर आता है। अब ये जो दो दो डेसिमल है, यहाँ पे डबल जीरो लगा दो और यहाँ पे डबल जीरो लगा दो, तो ये आपके पास में वैल्यू बनकर आई। ठीक है, 4 डेज मूविंग एवरेज कितना है, इतना है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत परेशानी है यहाँ तक, बताइए हमें, यस और नो। ठीक है, दिस इज द 4 ईयर मूविंग एवरेज। ठीक है, 4 डेज मूविंग एवरेज। अब इसमें आपने एक बात नोटिस करी, आपने क्या नोटिस करी कि ये जो 50 है वो इसके मिड पॉइंट पर आ रहा है, तो क्योंकि इसको एक प्रॉपर वैल्यू नहीं मिली, यानी कि 1 के सामने है, 2 के सामने है, 3 के सामने है, एक प्रॉपर पोजीशन नहीं मिली, तो प्रॉपर पोजीशन इनमें लाने के लिए क्या किया जाता है, एक अलग से सेंटर एवरेज फाइंड किया जाता है। ठीक है भी, क्या किया जाता है, एक अलग से सेंटर एवरेज फाइंड किया जाता है। ठीक है, ये जो आपने वैल्यू फाइंड करी है, इनका सेंटर एवरेज आपको पता करना है, तो आगे आप नोट कर दें, वी आर गोइंग टू फाइंड नाउ सेंटर एवरेज। ठीक है भाई, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, सेंटर्ड मूविंग एवरेज नाम होता है इसका, सेंटर्ड मूविंग एवरेज। तो सेंटर्ड मूविंग एवरेज, इन दोनों को ऐड करना है और 2 के टेबल पे डिवाइड करना है। सेंटर यानी कि इन दोनों का मिड पॉइंट, इन दोनों का मिड पॉइंट करना है। ठीक है, यानी कि ये जो दो लाइनें हैं, इन दो लाइनों का मिड पॉइंट करोगे तो 3 के सामने वैल्यू आएगी, तो फाइनल आंसर 3 के सामने 36, 36 के सामने यहां पर आएगा। ठीक है, सेंटर मूविंग एवरेज, इन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, वहां पे नोट करेंगे। फिर अगले वाली वैल्यू 4 के सामने 59 है, इसके अपोजिट में यहाँ पर आएगा। फिर अगले वाला वैल्यू 5 के सामने 62 है, इसके अपोजिट में वैल्यू यहाँ पर आएगा। ठीक है भाई, दोनों को ऐड करना है और 2 के टेबल पे डिवाइड करना है, तो एडिंग करो भाई, 5 और 5 10 हो गए सीधा सीधा, तो 106 पॉइंट में 75 है, इसे 2 पे डिवाइड करना है। ठीक है, 2 पे डिवाइड करेंगे तो 2 5 जा 10 है, 2 3 जा 6 है, 2 5 जा 10 है, 2 3 जा 6 है, 7 5 है, 7 का मतलब है 3 पे ही जाएगा ये, और 5 का मतलब है 7 पे आएगा, और फिर यहाँ पर 5 आ जाएगा, तो 53.375। अब इन दोनों को एडिंग करना है। ठीक है, 5 और 5 10, 7 और 2 भी 10 हो गए, तो डबल जीरो यहाँ पर है। 6 और 5 11 हो गए, और 5 5 10 11 हो गए, 1 1 1 है। 1 1 1 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो पहले तो 5 पे ही जाएगा ये, 5 5 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, फिर दोबारा से यहाँ पे 2 5 जा 10, और फिर दोबारा से यहाँ पे 2 5 जा 10, तो 5 5 5 आंसर आ गया। ठीक है, एक बार चेक कर लो, सही है ना, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। अब लास्ट में इन दोनों को एडिंग करो, तो 7 है एक, तो 7 के साथ में 2 5 है, और 6 और 5 11 है, तो 11 की जगह पे तो यहाँ पे 5 ही आएगा। 17 है तो 8 पे 16 हो जाएगा, 8 पे 16 हो जाएगा, 16 के बाद में पूरी प्रॉपर वैल्यू 12 कैंसिल हो जाएगी, यानी कि 6 पे 12 आ जाएगा, और जो 5 है उसकी जगह पे 2 5 आएगा। सबको 3 डिजिट में कन्वर्ट कर लो, यहाँ पे 2 जीरो और अप्लाई कर दो, तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, 3 के सामने पहली वैल्यू, 4 के सामने दूसरी वैल्यू, 5 के सामने तीसरी वैल्यू। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट और नॉट? दिस इज नोन एज द 4 डेज मूविंग एवरेज। ठीक है भाई, ये है 4 डेज मूविंग एवरेज, यानी कि इवन पेयर का केस। बच्चे ना एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि इन्हें काउंट करके मैंने बताया है कि इवन क्या है ओड क्या है, जैसे यहाँ पर ये 7 है, तो भाई इनको काउंट नहीं करना, 7 डेटा पॉइंट को काउंट नहीं करना। पेयर कितने का बन रहा है, मैंने बोला भी स्टार्टिंग से वही है कि इवन पेयर है या ओड पेयर है।
यही बोलता है ना स्टार्टिंग से मैं, इवन पेयर है या ओड पेयर है, तो उस पे आपको फोकस करना है। तो ये वाला ओड पेयर का केस है, सॉरी इवन पेयर का केस है। इवन पेयर के केस में एक सेंटर मूविंग एवरेज भी अलग से आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये जो चार आपने यहाँ पे मूविंग एवरेज फाइंड करी थी, इनकी कोई करेक्ट पोजीशन नहीं है, ये किसी एक वैल्यू के सामने नहीं आते हैं। तो इनको उन वैल्यूज के सामने लाने के लिए सेंटर मूविंग एवरेज किया जाता है, डिवाइड बाय 2 किया जाता है, 2 2 का पेयर और 2 से डिवाइड। बेटा नेक्स्ट मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। बेटा जी लीस्ट स्क्वायर मेथड में हमें, लीस्ट स्क्वायर मेथड के अंदर हमें क्वेश्चन दो टाइप के नजर आते हैं। ठीक है भाई, दो टाइप के क्वेश्चन हमें नजर आते हैं। दो टाइप के क्वेश्चन में क्या नजर आता है, तो पहले तो क्वेश्चन आपको कहता है कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड करो। ठीक है बेटा, क्या कैलकुलेट करो आप इसमें, ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करो। बेटा ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट नहीं करवाएगा तो क्वेश्चन आपको कहेगा, सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में आपको कहेगा कोई पर्टिकुलर वैल्यू एस्टीमेट करो। ठीक है ना, कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू एस्टीमेट करो, तो एस्टीमेट द पर्टिकुलर वैल्यू। ठीक है बेटा, दो टाइप के क्वेश्चन पेपर में बनेंगे, या तो ट्रेंड वैल्यू हमें कैलकुलेट करना होगा या एस्टीमेट करना होगा कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू। बेटा दोनों ही चीजों को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसमें इक्वेशन फाइंड करनी होती है। ठीक है बेटा, दोनों ही चीजों को कैलकुलेट करने के लिए अपने को इक्वेशन फाइंड करनी होती है, जिसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। क्या कहते हैं बेटा? इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन। तो वो इक्वेशन ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होती है? वो होती है आइदर आप इसको y बेस c से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर y बेस t से रिप्रेजेंट करोगे, या फिर कभी कभी सिंपल y भी आप लिख दिया करोगे। तीनों बातें सेम बराबर की तरह मानी जाएंगी। तो बेटा इक्वेशन में नोट करेंगे, इट इज a प्लस बी इंटू एक्स। ठीक है, ये आपका इक्वेशन है a प्लस बी इंटू एक्स। बेटा इस इक्वेशन में a प्लस बी इंटू एक्स में हमें कुछ कैलकुलेशन करके, टेबल मेथड का कैलकुलेशन का यूज करके a और b कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, हमें इसमें a और b कैलकुलेट करना होता है, और ये a और b कैलकुलेशन के ऊपर ही कहानी हमें इसमें पढ़नी है कि आखिर में a और b कैसे फाइंड किया जाए। ठीक है ना भाई, आखिर में a और b कैसे कैलकुलेट किया जाए। वंस यू हैव द a और b वैल्यू, तो ये इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा। जब ये इक्वेशन कंप्लीट होगा तो चाहे वो वैल्यू को एस्टिमेट करवाए, चाहे कंप्लीट ट्रेंड वैल्यू कैलकुलेट करवाए, दोनों ही हम आराम से कर लेंगे। तो अब a और b पे आकर के कहानी फंस गई, कैसे कैलकुलेट किया जाए। तो बेटा ये बोला जाता है, ठीक है ना, a और b के लिए बेटा बोला जाता है, क्या बोला जाता है कि आप इसमें मेथड 1 यूज कर लो। ठीक है ना, आप इसमें मेथड 1 यूज कर लो। मेथड 1 को हम लोग बेसिक मेथड कहते हैं। बेसिक मेथड ये कहता है कि अगर आपको a और b कैलकुलेट करना है तो आप इसमें दो इक्वेशन का यूज करो। कौन कौन सी इक्वेशन का? आप इसमें यूज करो समेशन y इज इक्वल टू a इंटू एन प्लस b इंटू समेशन x। ये आप फर्स्ट इक्वेशन का यूज करो। सर इसमें ये बाकी वैल्यू क्या है अदर देन a और b? बाकी क्या है? बाकी बेटा टेबल से कैलकुलेट होता है। कैसे होता है मैं भी आपको बताऊंगा एग्जाम्पल में, बट ये फर्स्ट इक्वेशन होती है जहां पे a और b की वैल्यू डिटरमाइन की जाती है। सेकंड इक्वेशन बेटा, सेकंड इक्वेशन आपके पास होता है समेशन x इंटू वाई विल बी इक्वल टू, समेशन x इंटू वाई विल बी इक्वल टू a इंटू समेशन x प्लस b इंटू समेशन x पावर 2। ये सेकंड इक्वेशन होता है। इन दो इक्वेशन में हम वैल्यू नोट करते हैं, टेबल का यूज करके आपको समेशन y, समेशन x, समेशन एक्स वाई, समेशन x पावर 2 मिल जाता है। बाकी वैल्यू नोट हम करते हैं और एलिमिनेशन मेथड यूज करके सोल्व करते हैं। ठीक है बेटा, एलिमिनेशन मेथड को यूज करके हम लोग ये सोल्व किया करते हैं। ये मेथड 1 है, इसको बेसिक मेथड कहते हैं। ठीक है बेटा, इस मेथड से कैलकुलेशन बड़ी है, तो बोला जाता है कि अगर आपको बड़ी कैलकुलेशन नहीं करना तो आप मेथड 2 यूज कर लो। ठीक है, आप मेथड 2 यूज कर लो। बेटा मेथड 2 यूज करने को कहते हैं हम लोग शॉर्टकट मेथड। कैलकुलेशन कम है तो शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड कहता है आप कुछ ऐसा करो
कि जहां पर ये आप समेशन एक्स देख रहे हैं ना, ये वाला समेशन एक्स जो आप ये देख रहे हैं, इसको जीरो कर दो। इस समेशन एक्स की वैल्यू को आप जीरो बना दो, टेबल में ही कैलकुलेट करके आप इसको जीरो कर दो, तो वो शॉर्टकट मेथड बन जाता है। तो अब शॉर्टकट मेथड कहता है कि अगर आपको ए फाइंड करना है, अगर ए फाइंड करना है, तो ये जो समेशन वाई है, आप समेशन वाई वैल्यू को डिवाइड कर दो टोटल वैल्यू एन से। सर एन क्या है? टोटल नंबर ऑफ डेटा, जो हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन होता है वो एन होता है, ठीक है। इसके बाद बी अगर फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, तो ये जो समेशन एक्स वाई है, जो समेशन एक्स वाई है, इसको डिवाइड कर दो समेशन एक्स पावर 2 से, ठीक है बेटा। आप लोगों ने चैप्टर तो पहली बार तो नहीं पढ़ रहे ना, आप पहले पढ़ चुके हैं, तो यही कहानी पढ़ी होंगी आपने। ए ऐसे आता है, बी ऐसे आता है, शॉर्टकट मेथड, ये वाला आपका बेसिक मेथड, ठीक है ना। दिस इज योर बेसिक मेथड। बेसिक मेथड में ही हम लोग हमारे समेशन एक्स को जीरो करते हैं, तो वो बन जाता है हमारा मेथड नंबर 2, यानी कि शॉर्टकट मेथड, ठीक है। अब हम बात करेंगे बेटा ये वैल्यूज कैलकुलेट कैसे की जाएंगी, है ना। ये वैल्यूज टेबल से कैलकुलेट आप कैसे करोगे। तो बेटा फॉर दिस आप यहाँ पे एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, ठीक है बेटा। एग्जाम्पल आप यहाँ पे कंसीडर करो। एग्जाम्पल आप ऐसे मानो कि बेटा एग्जाम में आपके क्वेश्चन में लिखे होते हैं एक तो ईयर, ठीक है ना। एग्जाम में हमें क्वेश्चन में लिखकर आता है ईयर, ठीक है बेटा। ये क्या हो रहा है, यहाँ पे आप नोट करो, ऐसे करके ईयर्स यहाँ पर लिखे होते हैं, और बेटा ईयर के साथ में इनकी एक पर्टिकुलर वैल्यू आपको गिवन होती है, ठीक है बेटा। तो ईयर हम मान लेते हैं आपका 2015 गिवन है, 2016 गिवन है, और 2017 गिवन है। 3 ईयर आप मान लो। छोटा सा एग्जांपल हमें समझ रहे हैं, तो 3 डेटा काफी है बेटा। वैल्यू आप मान लो, यहाँ पर आपको वैल्यू 5 गिवन है, यहाँ पे 4 गिवन है, और फिर यहाँ पे 7 गिवन है, ठीक है। 5 4 7 वैल्यू हमें कुल मिला करके दिया हुआ है। यहाँ फिर एक काम करो, यहाँ पे आप इसको 9 मान लो, ठीक है। 9 और 9 18 हो जाएगा, कैलकुलेशन और इजी हो जाएगा, 9 मान लो। ये ऐसे करके क्वेश्चन में गिवन होगा आपको। तो बेटा क्वेश्चन आपको कहेगा कि ट्रेंड लाइन की इक्वेशन पता करो, ठीक है ना। क्वेश्चन हमें कहेगा ट्रेंड लाइन का इक्वेशन पता करो आप। तो कैसे पता करोगे? फर्स्ट स्टेप है बेटा कन्वर्ट द टेबल। आप अपनी इस हॉरिजॉन्टल टेबल को वर्टिकल टेबल में कन्वर्ट करो। तो आप लिखोगे भाई सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में बेटा जो ईयर है, ईयर ये वाला ईयर, इसको कैपिटल एक्स लिखेंगे हम लोग। तो भाई कैपिटल एक्स हमें एक तो 2015 गिवन है, एक 2016 गिवन है, एक 2017 गिवन है। बेटा कैपिटल एक्स के बाद जो क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, वैल्यू उसको हम वाई से डिनोट करेंगे, स्मॉल वाई से। तो स्मॉल वाई हमें 5 गिवन है, 4 गिवन है, और 9 गिवन है। बेटा जी लास्ट में आप कर देंगे यहाँ पे टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे करेंगे हम टोटल, ठीक है बेटा, टोटल करेंगे। तो 5 + 4 + 9 आपने ऐड करा, तो आपके पास ये आंसर बन गया बेटा 18। क्या आंसर आ गया? 18 आ गया। बेटा हमने ऐड किया है y को, तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे, ये समेशन y है, ठीक है, समेशन y। ये देख रहे हो आप, ये वाला समेशन y है, ठीक है, दिस इज समेशन y, ठीक है बेटा। टेबल से हमेशा आपको समेशन y मिल जाया करेगा। बेटा समेशन y के बाद आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है स्मॉल x, ठीक है बेटा। ध्यान रखना ये कैपिटल एक्स है, हमें चाहिए स्मॉल एक्स। स्मॉल एक्स का काम है बेटा कैलकुलेशन को शॉर्ट बना देना। हम ये वाला मेथड तो यूज करेंगे नहीं, तो हमें शॉर्ट करना है। मेथड 2 लगाने के लिए, शॉर्ट करने के लिए समेशन एक्स कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट होगा? तो बेटा आपको इन ईयर में, इन कैपिटल एक्स में मिड वैल्यू माइनस करनी है। तो यू विल राइट स्मॉल एक्स विल बी इक्वल टू कैपिटल एक्स माइनस में मिड ईयर, ठीक है बेटा। जो भी ईयर का मिड वैल्यू होगा वो आप यहाँ पे नोट करेंगे और उसको माइनस कर देंगे, ठीक है बेटा। स्मॉल एक्स विल बी कैपिटल एक्स माइनस मिड ईयर। तो बेटा 2015 कैपिटल एक्स वैल्यू है, 2016 कैपिटल एक्स है, और 2017 कैपिटल एक्स है। माइनस माइनस माइनस, बेटा मिड ईयर, मिड ईयर अगर ये 15 रिमूव किया जाए, 17 रिमूव किया जाए, तो ये मिड ईयर है, 16 मिड ईयर है।
तो यू विल राइट मिड ईयर 16 है, 2016, 2016 और 2016। बेटा ये आंसर हो गया -1, यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर हो गया 1। इन्हें ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर 0 है, ये -1 + 1 0। ठीक है बेटा, समेशन एक्स हमने 0 कर लिया। कैसे? पर्टिकुलर ईयर में से मिड ईयर माइनस करके। ठीक है बेटा, पर्टिकुलर ईयर में से मिड ईयर हमने माइनस किया। कैलकुलेशन में हटा दे रहा हूँ, चीजें आपने सीख ली हैं। यहाँ पे आंसर -1, यहाँ पे आंसर 0, यहाँ पे आंसर 1, ये आंसर 0 है। ठीक है ना, और 0 क्या है? ये समेशन एक्स वैल्यू 0 है। ठीक है बेटा, समेशन एक्स आपका 0 हो गया। बेटा इसके बाद आपको कैलकुलेट करना है x पावर 2। ठीक है बेटा, x पावर 2, इनको -1 का स्क्वायर कर दो 1, 0 का स्क्वायर करो 0, 1 स्क्वायर करो 1, दोनों को ऐड कर दोगे तो आंसर होगा 2। एंड बेटा ये जो 2 है, ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल ऑफ x पावर 2। ठीक है ना, x पावर 2, टोटल x पावर 2। बेटा फिर फाइनल एंड लास्ट आपको x इंटू वाई फाइंड करना है, x इंटू वाई। ठीक है बेटा, ये है ना यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई। तो बेटा x इंटू वाई, ये यहाँ पे आपको नहीं आना। अब ये स्मॉल x मैंने नोट करा है, स्मॉल x इंटू वाई। तो बेटा स्मॉल x इंटू वाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू -1, 5 इंटू -1 आप करेंगे तो -5, 4 इंटू 0 आप करेंगे तो 0, 9 इंटू 1 आप करेंगे तो इट इज 9। ठीक है ना बेटा, यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपके पास 9, और जब दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 4, और बेटा 4 है टोटल एक्स वाई। तो बेटा इन दिस मैनर आप अपना टेबल कंप्लीट किया करेंगे। ठीक है बेटा, ये मैंने छोटा डेटा लिया है काफ़ी, बट बड़ा डेटा भी इसी तरीके से होगा। आपको टेबल ऐसे बनाना है। ठीक है बेटा, फ्रॉम द टेबल आप काउंट करो डेटा कितना है। 1 2 3 डेटा हमें गिवन है। यहाँ पे नोट कर दो बेटा, n वैल्यू 3 है। ठीक है, n इज 3। तो बेटा अब a और b आप कैलकुलेट कर लो। a आप लिखोगे, टोटल ऑफ y को n से डिवाइड करो। टोटल ऑफ y 18 है, 18 को आप 3 से डिवाइड करो तो आंसर आपका 6 हो गया। b आप कैलकुलेट करेंगे, टोटल x इंटू वाई को डिवाइड करो टोटल x पावर 2 से। x इंटू वाई सबसे लास्ट में 4 है, x पावर 2 हमारे पास 2 है, तो आंसर आपके पास ये 2 ही आ गया। ठीक है ना, 4/2 हमारे पास आंसर 2 ही आ गया। तो बेटा जो ट्रेंड लाइन इक्वेशन है, चाहे आप इसको वाई सी करके लिखो, चाहे आप इसको वाई टी करके लिखो, चाहे आप इसको सिंपल वाई करके लिखो, a प्लस बी एक्स आपको करना है। तो बेटा a वैल्यू हमने 6 कैलकुलेट करा, b वैल्यू हमने 2 कैलकुलेट करा, मल्टीप्लाई x है, और साथ में लिखेंगे x क्या है यहाँ पर, ये वाली वैल्यू हमें नोट करनी होगी। तो कैपिटल x माइनस में मिड ईयर 2016। बेटा ये आपका आंसर हो गया। ठीक है बच्चे, प्यारे प्यारे बच्चे, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से हम लोग हमारा काम किया करेंगे। ठीक है बेटा, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन के साथ डील किया करेंगे, शॉर्टकट मेथड का यूज किया करेंगे। टू गेट द शॉर्टकट मेथड वैल्यू आपको मिड ईयर को माइनस करना होगा। ठीक है बेटा, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्वेश्चन स्टार्ट करें, चलिए आइए। तो क्वेश्चन में आपको कहते हैं फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर फॉर द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, आप इक्वेशन बताइए। ग्राफ वाला हम नहीं करेंगे, ग्राफ वाला हटा दो। एग्जाम में एलपीपी का ग्राफ आएगा, कितने ग्राफ और आएंगे ये हटा दो आप। ठीक है भाई, 2022 की ट्रेंड वैल्यू एस्टिमेट करनी है, और एस्टिमेट करने के साथ में एक स्ट्रेट लाइन, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड यानी कि एक इक्वेशन आपको बनानी है। तो आइए बनाते हैं। कितने पॉइंट हैं? 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये ओड वाला केस है। ठीक है, 7 वैल्यू ओड होती है, तो ये ओड वाला केस है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन से नोट करना है ईयर। ठीक है, क्वेश्चन से आपको नोट करना है ईयर, और ईयर के साथ में इनकी कोरस्पॉन्डिंग आपको प्रोडक्शन दे रखी है। ठीक है, ये जो आपको प्रोडक्शन दे रखी है ये वाई एक्सिस पे जाता है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट वाई ही नोट कर दो, ये वाई है। और मैं तो कहता हूँ ईयर को भी हटाओ यहाँ से, इस ईयर को भी यहाँ पे आप लिख दो, ये कैपिटल एक्स है। तो कैपिटल एक्स क्या क्या है भाई? एक तो 2013 है, एक 14 वैल्यू है, एक 15 वैल्यू है,
एक 16 वैल्यू है, एक 17 वैल्यू है, फिर आपको एक 18 दिया हुआ है और फाइनली एक 19 दिया हुआ है। इसे आप इंक्रीज कर दो, यहाँ पे किया जाएगा टोटल। ठीक है, यहाँ पे करेंगे टोटल। तो y वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है, इनके सामने 1000 यूनिट है, तो ये कुल मिलाकर के 80,000 है, जिसको 80 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो 80 है, 90 है, 92 है, फिर आपके सामने 83 है, फिर 94 है, देन आपका 99 है और लास्ट में 92 है। ठीक है, भी इसे आप आगे तक एक्सटेंड कर दो, इसको भी नीचे लेकर आओ, डाउन करो इसको यहाँ तक। यहाँ पे आएगा भी स्मॉल x वैल्यू, तो स्मॉल x होता है कैपिटल x में से ईयर माइनस करो, तो टोटल 7 है। 7 7 में से आप एक ये रिमूव कर दो, 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 एक ये रिमूव कर दो। ऊपर से 3 हट गए, नीचे से 3 हट गए, 2016 मिड वैल्यू है। ठीक है, 2016 जो है मिड वैल्यू है, तो कैपिटल एक्स माइनस में 2016। ये बात आपको समझ आई भाई, कैपिटल एक्स माइनस में 2016। ठीक है, यहाँ पे ये वाली वैल्यू आ जाएगी। एक आपको चाहिए होता है इसके बाद में क्या, तो एक आपको चाहिए होता है भाई x पावर 2, और x पावर 2 के बाद फाइनल आपको चाहिए होता है x इंटू में y। ठीक है, ऐसे करके। और अब हम इसको पार्टीशन कर लेते हैं, सिंपल ऐसे वाला। ठीक है, ये ऐसे, ये इसको फिनिश कर देगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये ऐसे, फिर ये ऐसे। ठीक है, एग्जाम में इसको सही से करना, पेंसिल स्केल का यूज करके रूल शीट पर टोटलिंग वगैरह सब एकदम बढ़िया से प्रेजेंट करना। ठीक है, अब आइए इसको हम आगे करें। पहले इनका टोटल करो कितना है ये। ठीक है, इन्हें टोटल कराओ। 3 और 2 5 है, 5 और 4 9 है, 9 और 9 18 है, 18 और 2, ये तो बढ़िया वैल्यू आ गई। यहाँ पर 0 और 2 कैरी चला गया, 8 और 2 10 हो गए, 1 2 3 4 5, 5 मतलब 45। ठीक है, 45 और ऊपर से 10 55, 55 और 8, ये 55 और 8 कितने हो गए भाई, 55 और 8 63 हो गए। तो कह सकते हैं कि भी टोटल 630 है। फटाफट चेक करें, वेरीफाई करें, सही है ये एकदम स्पीड से। वेरी गुड। अब यहाँ पे आ जाइए, तो 2013 में से 16 माइनस करना है। ठीक है भाई, 2013 में से 2016 माइनस करना है। तो आप कहेंगे सर ये नेगेटिव आंसर आएगा, 2013 छोटा है, तो नेगेटिव कितना आएगा, माइनस में 3 आएगा। 14 में 16 माइनस करेंगे, माइनस में 2 आएगा। 15 में 16 माइनस करेंगे, माइनस में 1 होगा। 16 में 16 0 है, 17 में 16 1 है, 18 में 16 2 है, 19 में 16 टोटल 3 है। ये है -6 और ये है +6। -6 +6 यहाँ पे आपका 0 हो गया। 0 होने का मतलब क्या है, इन दिस क्वेश्चन वी विल यूज द शॉर्टकट मेथड। अब x पावर 2 है, -3 का स्क्वायर करेंगे 9 है, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 है, -1 का स्क्वायर 1 है, 0 का स्क्वायर 0 है, 1 का स्क्वायर भी 1 है, 2 का स्क्वायर 4 है और 3 का स्क्वायर कुल मिला करके 9 है। ठीक है, 9 और सॉरी 9 नहीं, 9 और 1 टोटल 10, 9 और 1 टोटल 10, 4 और 4 8, तो कुल मिला करके आ गया है 28। अब x इंटू वाई है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो नेगेटिव में 240 आएगा। ठीक है, x इंटू वाई, नेगेटिव में 180 आएगा, और यहाँ पे सिंपल सा -92 आएगा। ये 0 है, 94 और 1 करेंगे 94 है, 99 इंटू में 2, तो 2 9 जा 18, 198 है ये वाला। ठीक है, 198 और 92 इंटू 3, 3 2 जा 6 और 3 9 जा 27, तो 27 और 3 2 जा विल बी द 6। ठीक है, यहाँ हमारे पास वैल्यू आई। इन तीन को आप कंबाइन कर लो, कितना बनेगा ये, 6 और 4 10 है, 10 और 8 टोटल 18 है, कैरी 1 चला गया। 9 और 9, या फिर 9 और 1 10, 9 और 7 16, 9 और 1 10, 9 और 7 16। ठीक है, यही है ना, 9 और 1 10, 9 और 7 16, टोटल 26, 2 कैरी चला गया, टोटल आ गया ये 568। ऊपर वाली वैल्यू भी आप कंबाइन कर लो, तो आपके पास में एक तो वैल्यू 2 रहेगी, ये हटाओ यहाँ से, एक तो वैल्यू 2 आएगी। ठीक है, 8 और 4 12 और 9 का 1 आ गया, 2 कैरी, 2 2 4 और 1 5, 5 1 2 है लेकिन नेगेटिव है, -5 1 2, तो ये 6 है और ये 5 है। ठीक है, अभी तो आंसर बना है अपने पास में, कितना आया है, प्लस में 56 आ गया है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको, यस और नो बताइए हमें। इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? तो ये वैल्यू आ गई अपने पास। ठीक है, अब इतना करने के बाद आप यहाँ पे नोट करें, हेयर समेशन x 0 है। ठीक है, यहाँ पर समेशन x वैल्यू 0 है,
अगर समेशन x 0 है तो a कितना होता है, समेशन y डिवाइडेड बाय n। सो a इज इक्वल टू समेशन y 630 है, 630 को डिवाइड कर देंगे, n कितना है, n वैल्यू 7 है, तो वैल्यू a इज इक्वल टू में 9090। और इसके साथ में b क्या है, तो b है भाई समेशन x इंटू वाई के डिनोमिनेटर में समेशन x पावर 2, तो b इज इक्वल टू में 56 है, डिनोमिनेटर में 28 है, यानी कि b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 2 है। तो a वैल्यू 90 है और b वैल्यू 2 है। a और b ऐसे ऐसे है, तो यहाँ पे आप फाइंड कर लो ट्रेंड लाइन इक्वेशन। ठीक है जी, ट्रेंड लाइन इक्वेशन, व्हाट इज द ट्रेंड लाइन इक्वेशन, सो ट्रेंड लाइन इक्वेशन, ठीक है, यानी कि वाई सी इक्वल टू में a प्लस में बी एक्स, तो वाई सी इज इक्वल टू में a वैल्यू आपने फाइंड करी है 90 है, और b आपने फाइंड करा है 2 है, और साथ में x है, तो 90 प्लस में 2x। साथ में ये भी लिख दो यहाँ पे x क्या है, ठीक है, वेयर स्मॉल x इज इक्वल टू में कैपिटल x, यानी कि गिवन ईयर में माइनस कर दिया जाएगा 2016। ठीक है, यहाँ पे भी लिख देंगे, जहां पर x की वैल्यू क्या है, तो कैपिटल x माइनस में 2016 है। तो ये आपके पास में ट्रेंड लाइन इक्वेशन आ गई। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी बताइए। ठीक है भाई, तो यहाँ तक की बातें बिल्कुल आसान आसान है। ठीक है भाई, समेशन x 0 था, सिंपल सिंपल हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ठीक है भाई, अब ये सिंपल सिंपल सोल्व हो गया। तो अब क्वेश्चन ने क्वेश्चन कहता था ट्रेंड वैल्यू 2022 का एस्टीमेट करो। 2022 में ट्रेंड वैल्यू एस्टीमेट करो, ट्रेंड वैल्यू यानी कि y का वैल्यू बताओ 2022 का। 2022 यहाँ पे गिवन ईयर है ना, 2022 यहाँ पे डायरेक्ट नहीं आएगा, 2022 यहाँ आएगा पहले, तो 2022 अगर यहाँ आएगा, 2022 में से 16 माइनस करेंगे, कितना आएगा भाई 6। तो 2022 की एस्टीमेट वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको स्मॉल x वैल्यू को 6 सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप उसको अगले पेज पे नोट करें। ठीक है, 4, ठीक है, कैपिटल X इक्वल टू में 2022। ठीक है, अगर कैपिटल X 2022 है तो स्मॉल x कितना है, तो 2022 में से 2016 माइनस है, यानी कि स्मॉल x का वैल्यू ओनली 6 है। फिर यहाँ पे लिखो ट्रेंड वैल्यू कितना है, तो 90 में एडिंग करना है 2 इंटू में x का वैल्यू 6, तो ये बना आपके पास में 90 में एडिशन है 12, और 90 और 12 कितना होता है 102। ठीक है, ये YC का वैल्यू आ गया है 102। यहाँ पे आपको पता है जो प्रोडक्शन लेवल है वो 1000 यूनिट्स में है, तो 102 के साथ में 1000 है, 1,02,000 है ये। ठीक है, टोटल प्रोडक्शन लिख दो यहाँ पे, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन। ठीक है, टोटल एस्टिमेटेड प्रोडक्शन फॉर 2022 कितना रहेगा, तो वो रहेगा, यहाँ तो इसको लिखो 102 के साथ में ऐसे 3 जीरो और चिपका दो, 1,02,000 यूनिट्स, यूनिट बोल रहे थे तो आप यूनिट लिख दो। ठीक है, और इस पे ऐसे करके अंडरलाइन कर दो, इस पे अंडरलाइन कर देना, और यहाँ पे बॉक्स बना देना। आपके टीचर को जिस वैल्यू पे नंबर देने होंगे दे देगा, 102 देख के देगा, इसको देख के नंबर दे देगा, इस वाली वैल्यू को नंबर देने होंगे तो इसको देख के नंबर दे देगा। समझे बात को, नहीं समझे आप, है भाई, बोलो जल्दी से, क्योंकि जो यहाँ पे डेटा है वो 3000 यूनिट्स में ही है, ये रहा यहाँ पे इधर लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, अब आगे आइए, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आगे क्यों बढ़ाते हैं, आगे इसमें ट्रेंड ट्रेंड वैल्यू पता करते हैं। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू पता करनी है, तो यहाँ पे एक अलग से कॉलम बन जाएगा। ठीक है, टेढ़ी लाइन आई है क्या ये, ठीक है, अभी ट्रेंड वैल्यू यहाँ पे पता करते हैं। यहाँ पे नोट कर दो ट्रेंड वैल्यू। ठीक है, ट्रेंड वैल्यू लिखो, या तो आप लिखो ये जो आपने फाइंड करा है YC वाला वैल्यू जो फाइंड किया है आपने वो, तो YC इज इक्वल टू में 90 के एडिशन में 2 इंटू एक्स। ठीक है, अभी YC के एडिशन में 90 और 2x है, और x का वैल्यू आपने यहाँ पे फाइंड करा हुआ है, ये है, तो ये सारी वैल्यू आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके एडिंग सब्ट्रैक्टिंग करना है, क्या बनेगा। ठीक है, तो आइए एक बार करते हैं। ठीक है, अभी 90 है, 90 में एडिंग है 2 इंटू में x वैल्यू -3 है। फिर दोबारा 90 तो हर जगह पर ही है, 2 के साथ में माइनस में 2 है। फिर दोबारा 90 है, 2 के साथ में वैल्यू 1 है। 90 है, 2 के साथ में 0 है। 90 है, 2 के साथ में 1 है। 90 है, 2 के साथ में 2 है। 90 है और 2 के साथ में 3 है। ठीक है भाई, तो आप इनको ना पेयर वाइज सोल्व करना। 3 2 जा 6 है, 3 2 जा 6 है, एक बार 6 को माइनस, एक बार 6 को प्लस, तो यहाँ पे अगर आप 6 माइनस कर देते हैं तो यू विल गेट कितना 84, यहाँ पे प्लस कर देते हैं तो यू विल गेट 96,
ये वाली वैल्यू यहाँ पे सिंपल सी 90 रहेगी। 4 और 4 एक बार प्लस एक बार माइनस, माइनस करोगे तो 86 है और प्लस करोगे तो कितना आएगा भी 94 आएगा। और 2 और 2 एक बार प्लस एक बार माइनस, ठीक है, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो माइनस कर दोगे तो 88 है, प्लस कर दोगे तो 92 है। ये आपके पास में ट्रेंड वैल्यू आ गई। ठीक है भाई, एग्जाम में कहते हैं कभी कभी फाइंड द ट्रेंड वैल्यू, बल्कि इसने लिखा भी था ना यहाँ पर कि इक्वेशन बनाओ, तो इक्वेशन बनाओ तो फाइंड द ऐसे करके पूरा ट्रेंड वैल्यू बताओ। तो ये पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन है। ठीक है, इक्वेशन आई, इक्वेशन के बाद ये ट्रेंड वैल्यू आई, ट्रेंड वैल्यू के बाद में ये एस्टिमेट हुआ। तो ये वाला क्वेश्चन केस स्टडी में भी आता है, बल्कि इस बार आया है। ठीक है, इस बार आया है, ये वाला 1 मार्क्स हो गया। ठीक है, बाकी एक और एस्टिमेट था वो भी 1 मार्क्स हो गया, उसमें ट्रेंड वैल्यू नहीं बतानी थी, यहीं तक क्वेश्चन सोल्व करना था, यानी इक्वेशन बतानी थी, वो 2 मार्क्स है। तो कैसे भी करके क्वेश्चन आएगा, आप क्वेश्चन सोल्व करिएगा। ठीक है, फिट अ स्ट्रेट लाइन ट्रेंड बाय द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर मेथड का यूज करके स्ट्रेट लाइन ट्रेंड फिट करके दिखाओ। तो 15 16 17 18 19 20 डेटा जो है वो इवन है, इवन का मतलब है आपको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अभी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर नोट करा है x, यानी कि कैपिटल x। तो कैपिटल x पे एक तो 2015 है, एक 2016 हमें दिया हुआ है, साथ में 17 है, फिर आपके पास 18 है। ठीक है, 18 के बाद में 19 है और लास्ट में 2020 है। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर आएंगी और लास्ट में टोटल आएगा। ठीक है ना, लास्ट में टोटल कैपिटल एक्स को आगे लेके जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चाहिए, सबसे पहले तो y वैल्यू क्वेश्चन से मिल जाएगी। y वैल्यू के बाद में स्मॉल x वैल्यू इवन केस है, 2 से मल्टीप्लाई होकर के कैपिटल x पे माइनस करेंगे मिड ईयर। ठीक है, मिड ईयर ये दोनों वैल्यू हट गए, ये दोनों हट गए, इनके बीचों बीच आएगा 17.5, तो 2017.5। ठीक है, ये वैल्यू आएगी। इसके बाद में x पावर 2 कर देंगे और x पावर 2 के बाद में x इंटू वाई कर देंगे। x इंटू वाई के बाद में ट्रेंड लाइन भी लिख सकते हैं या फिर वाई सी लिख सकते हैं, वाई सी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, जो भी वैल्यू बनेगा उसको देख के यहाँ पे नोट कर लेंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये सब कैलकुलेशंस हमें करनी है इसमें। ठीक है, अभी फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अभी y का वैल्यू आपके पास में 5 है, 7 है, 9 है, 10 है, 12 है और 17 है। ठीक है, इन्हें आप एडिंग कर लो डायरेक्ट, कितना आता है 5 और 2 7 और 7 और 7 21 हो गया, 21 और 9 30 हो गया। ठीक है, 30 का मतलब है यहाँ पे ये 60 हो गया। देखो सही है ये, 5 और 2 7 और 7 और 7 और 9। ठीक है, 30 और 3 60। अब भाई 15 में से 17.5 माइनस करेंगे तो 2.5 रिमेनिंग है। 2.5 को भी अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू में माइनस का 2.5 अगर आप कर देंगे तो आंसर पे 5 है। फिर 2 के साथ में माइनस का 1.5 अगर आप करेंगे तो 3 है। ठीक है ना, माइनस में 5 है, माइनस में 3 है, 17 है, तो 2 इंटू में माइनस 0.5 आप करेंगे तो आंसर आपके पास में कितना है -1 है। 18 पे माइनस करेंगे तो 2 इंटू में 0.5 है, टोटल वैल्यू 1 रहेगा। 2 इंटू में 1.5 करेंगे तो वैल्यू 3 है और 2 इंटू में 2.5 करेंगे तो आंसर आपका 5 है। ठीक है भाई, x पावर 2 25 यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे 9 है, 1 है, 1 है, 9 है और 5 25 है, 50 और 20 70 है। x इंटू वाई इस बार ध्यान से करेंगे, 5 और 5 माइनस में 25, 7 और 3 21, 9 और 1 सिंपल 9, 10 और 1 विल बी 10, 12 और 3 विल बी 36, 17 और 5 ये होता है कितना आपके पास में 85। ठीक है, इन्हें हमें करना है, तो आप इनको कंबाइन कर लो। इन दोनों को आप कंबाइन करोगे माइनस में 30 हो गया। ठीक है, कितना हो गया माइनस में 30 हो गया, इसको अलग से लिखता हूं मैं। ठीक है, हमने इन दोनों को यहाँ पे कंबाइन करा तो माइनस में 30 है, माइनस 30 को इसके साथ कंबाइन कर लिया 10 के साथ में तो माइनस में 20 है। ठीक है, माइनस 20 इसके साथ यहाँ पे कंबाइन हो गया तो प्लस में 16 है, ये दोनों वैल्यू आपस में कंबाइन हो गई। ठीक है, 20 हटाने हैं तो 60 है। अब इसको एडिंग करेंगे तो वैल्यू 76 है। फिर भी एक बार आप चेक कर लें। ठीक है, भी सही है, तो इन्हें हटा दें फिर अब। ठीक है, अब वाई सी वैल्यू हमें नोट करनी है। तो पहले यहाँ पे लिखो भाई, यहाँ पर भी समेशन एक्स वैल्यू 0 है और एन का वैल्यू टोटल 6 है।
तो जो a का वैल्यू रहेगा वो समेशन y अपॉन में n रहेगा। समेशन y 60 है, 60 को 6 से डिवाइड करने पे a का वैल्यू अपने पे 10 आ गया। ठीक है भाई, अब साथ में b वैल्यू, तो समेशन x इंटू वाई को डिवाइड करना है समेशन x पावर 2 से, तो b इज इक्वल टू समेशन x इंटू वाई है 76 और ये है 70। 76 और 70 प्रॉपर डिवीजन नहीं होता है, 1 पे आप इसको डिवाइड कर दोगे 70 रहेगा, माइनस करने पे 6 है, डेसिमल लगाया 0 है। भाई डेसिमल लगाने के बाद, 0 लगाने के बाद भी बात नहीं बन रही है, तो यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर भी 0। अब ये आप 8 पे डिवाइड कर दो तो 2 डेसिमल यही बनेंगे, तो b इक्वल टू 1 पॉइंट में 08। ठीक है भाई, 1 पॉइंट में 08, तो यहाँ पे आप वैल्यू बना दो। ठीक है ना। ट्रेंड लाइन इक्वेशन क्या है, yc इक्वल टू में a प्लस में bx है, तो yc इक्वल टू में a वैल्यू 10 है, b वैल्यू 1 पॉइंट में 08 है, साथ में x है। ठीक है भाई, तो x कितना है, ये है 2 इंटू में कैपिटल x माइनस में 2017 पॉइंट में 5, और यहाँ पर भी है स्मॉल x इक्वल टू में। ठीक है भाई, स्मॉल x इक्वल टू में 2 इंटू में कैपिटल x माइनस में 2017 पॉइंट में 5। ठीक है भी, ऐसे करके। ठीक है भी बॉयज एंड गर्ल्स, अब यहाँ पे इसको आगे सोल्व करना है, अभी वैल्यू फाइंड करना है। तो ये है 10 के एडिशन में 1 पॉइंट में 08 इंटू में x। ठीक है भाई, ये वैल्यू है। तो पहले अगर 1 ही सब्सिट्यूट करेंगे तो 1 ही ऐड होगा, 1 ही सब्ट्रैक्ट होगा। जब 1 ऐड हो जाएगा तो आंसर बन जाएगा ये 11 पॉइंट में 0 और 8। और 1 सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 10 में से 8 विल बी सिंपल सा 2, यहाँ पर 9 और यहाँ पर पॉइंट। अब 9 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू 8। 3 का मल्टीप्लाई आगे कर लेते हैं इसको, तो ठीक है भाई, इसको हम अगले पेज पे कर लेते हैं। वैल्यू 10 है और 1 पॉइंट में 08 का 3 का मल्टीप्लाई है, तो 3 पॉइंट में 24। ठीक है भाई, 3 पॉइंट में 24 माइनस एडिंग तो यहाँ पे आ जाएगा ना सिंपल सा, 13 पॉइंट में 24 माइनस करेंगे तो भाई यहाँ पर वैल्यू 6 है और यहाँ पर वैल्यू 7 है और यहाँ पर वैल्यू फिर से 6 है, तो 676 माइनस वाला वैल्यू 6 पॉइंट में 76 और यहाँ पर था कितना, ये 13 पॉइंट में 24। ठीक है भाई, 13 पॉइंट में 24। अब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 1 पॉइंट में 08 और 5, 5 8 जा 40 और 5 1 जा 5, यानी कि 5.4। तो 10.0 में 5.4 यानी कि सिंपल सा 4.6 सब्ट्रैक्शन है और 15.4 एडिशन है। ठीक है भाई, कितना है 4 पॉइंट में 60 और 15 पॉइंट में कितना था 15। बेटा देखो, टाइम सीरीज का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये टाइम सीरीज का मीनिंग क्या है। तो टाइम सीरीज ना कंप्लीट नेम नहीं है, कंप्लीट चैप्टर के खाली 2 वर्ड्स को उठाया हुआ है यहाँ पे टाइम सीरीज। कंप्लीट नेम होता है इसका टाइम सीरीज डेटा। अगर कोई डेटा आपने कलेक्ट किया है अकॉर्डिंग टू फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, अगर आप अपना ही डेटा, अपने एग्जाम का डेटा फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम पर कलेक्ट कर रहे हैं, तो यूर डेटा विल बी काउंट इन टाइम सीरीज। तो अलग से टाइम सीरीज क्यों है भाई, डेटा कलेक्ट हो गया, बात खत्म हो गई। तो टाइम सीरीज के टॉपिक के अंदर आप डेटा को कलेक्ट करके, उस डेटा का यूज करके कुछ फ्यूचर एस्टिमेट करने की कोशिश करते हो। ठीक है ना, प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हो, वो ठीक होगा नहीं होगा डेट इज अलग सिनेरियो, लेकिन आप कुछ प्रिडिक्शन करके देते हो। ठीक है, वेदर की प्रिडिक्शन, वेदर का आपने लास्ट के 10 ईयर का डेटा पिक किया। ठीक है, वो डेटा ये कहता है कि नवंबर में सर्दियां स्टार्ट होती हैं और फरवरी के एंड तक खत्म होती हैं। तो उन्हीं डेटा को आपने यूज करके अब इस साल प्रिडिक्शन कर दी, क्योंकि एटमॉस्फेयर काफ़ी चेंज हो गया, इस साल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी, लगातार कंटिन्यू ज़्यादा हैवी यूज़ ऑफ एसी की वजह से गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है। और इस बार तो नवंबर में इतना ठंड भी नहीं था, ज़्यादा ठंड स्टार्ट हुआ दिसंबर में। तो आपने प्रिडिक्शन कर दिया कि जो ठंड पड़ना स्टार्ट होगा दिसंबर से होगा और मार्च के 15 तक रहेगा। तो हमने प्रिडिक्शन कर दी, वो ठीक होगी नहीं होगी टाइम जाने, हमने हमारा काम प्रिडिक्शन करना था वो हमने कर दिया, है ना। न्यूज़ एंकर सुबह सुबह आके वेदर फोरकास्टिंग करते हैं, आज भयंकर बारिश होगी, आज ये हो जाएगा वो हो जाएगा, सुनामी जैसा फ्लड आ जाएगा, जापान में 2 साल बाद फ्लड आएगा, ये आएगा वो आएगा। हुआ या नहीं हुआ वो एक अलग बात है, प्रिडिक्शन कर दी।
तो डेटा कलेक्ट करना, डेटा कलेक्ट करके एस्टिमेट करना, प्रिडिक्ट करना, टाइम सीरीज में आपको पढ़ना होता है। तो थ्योरी ऑफ टाइम सीरीज में जब आपने डेटा कलेक्ट किया तो डेटा कलेक्ट करने के बाद वो 4 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट होकर के ऐड किया जाएगा। आपने एक पर्सन को बोला भी डेटा ये बनाना है, उसने आपको डेटा बना के दिया। अब वो डेटा को स्टोर कहाँ पे करोगे? तो वो डेटा 4 जगह पे स्टोर होएगा, जिसको कहते हैं हम कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। ठीक है ना, जिसको हम बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ टाइम सीरीज। यानी कि डेटा जो आपने कलेक्ट करा है वो स्टोर किधर करना है? तो वो इन 4 जगह पे स्टोर होगा। कहाँ पर होगा? टी, सी, आई और एस में। ठीक है, टी, सी, आई और एस में, जिसमें से एस का मतलब होता है सीजनल टाइम सीरीज डेटा या फिर सीजनल ट्रेंड। यानी कि अगर कोई डेटा ऐसा है जो हर सीजन टू सीजन रिपीट करता है तो वो आप यहाँ पे जाके कलेक्ट करोगे, उस डेटा को कलेक्ट करके यहाँ पे जाके स्टोर कर दोगे। ठीक है, सीजनल ट्रेंड। जैसे कि अभी होली आने वाली है तो होली में कलर्स की सेल बढ़ जाएगी, सीजनल है, हर साल नहीं बढ़ेगी, खाली उसी 4-5 दिन के पीरियड में इंक्रीज होएगी। ठीक है, ठंड है, ठंड में मूंगफली या मूंगफली की पट्टी या गज्जक जो होती है उनकी सेल बढ़ जाती है, वहीं गर्मियों में नहीं होती है उनकी सेल। तो सेल ऑफ द गज्जक, पीनट जो भी होगा वो सीजनल ट्रेंड होगा, सीजन टू सीजन होता है, हर साल नहीं होने वाला। ठीक है ना, सर्दियों में गर्मा गर्म गुलाब जामुन खाने में कितना मजा आता है। ठीक है, हमारे यहाँ पे तो 100 रुपीज में 1 पीस आता है, 1 पीस, 100 रुपीज का 1 पीस सर्दियों में। गर्मियों में 30 रुपीज का कर ले लो आप जाके। ठीक है, ऐसा। तो सीजनल ट्रेंड, हर जो भी डेटा सीजन के अकॉर्डिंग हर सीजन टू सीजन कलेक्ट किया जा रहा है उसको बोलेंगे सीजनल ट्रेंड। आई का मतलब है इररेगुलर, यानी कि आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो उसका कोई फिक्स पीरियड नहीं था। कोरोना आया 2020-21 में रहा, अब कोरोना का कोई नामो निशान नहीं है। 2021 से पहले कोई कोरोना का नामो निशान नहीं था। तो अगर आपने उस कोरोना के डेटा को इस टाइम सीरीज में स्टोर करना है तो वो इररेगुलर में जाकर स्टोर हो जाएगा। ठीक है भाई, वो इररेगुलर में जाके स्टोर हो जाएगा। अब आजकल एक नए वायरस के ऊपर चर्चा चल रही है, HMPV करके, है ना, बेंगलोर में 2 केस पकड़े गए उसके। तो अगर वो वायरस बढ़ यस सर। जाता है, उसके दौरान आपकी क्लास का जो रिजल्ट रेडी होगा 12th क्लास का, ये 2025 का जो रिजल्ट बनेगा, उस वायरस के इम्पैक्ट की वजह से अगर कम हुआ या बढ़ा हुआ जो भी रिजल्ट आएगा उसको अगर मैं कलेक्ट कर लूं तो वो इररेगुलर ट्रेंड में आ जाएगा। ठीक है, तो वो इररेगुलर ट्रेंड में गिना जाएगा। सी का मतलब है बिजनेस साइकिल। यहाँ पहले इसको ऐसे लिखो आप, सी मींस साइक्लिकल ट्रेंड। ठीक है, साइक्लिकल ट्रेंड। ठीक है, साइक्लिकल को सीजनल से कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे साइक्लिकल का मतलब है कंप्लीट बिजनेस साइकिल रिपीट होनी चाहिए उसमें। ठीक है ना, कंप्लीट बिजनेस साइकिल, यानी कि प्रोस्पेरिटी, डिप्रेशन, रिसेशन सब उसमें इंक्लूड रहना चाहिए, जो भी डेटा अकॉर्डिंग टू बिजनेस है। ठीक है, आपने हमारे इंडिया के अंबानी जी के भाई अनिल अंबानी का डेटा कलेक्ट करा। ठीक है, वो पहले काफी अमीर थे, फिर उनके ऊपर कोर्ट केस हो गए, धीरे धीरे अभी गरीब तो नहीं हुए लेकिन स्टिल वो अब टॉप अमीर, टॉप रिच पर्सन की लिस्ट में से बाहर हो चुके हैं। तो अगर उस पर्सन की कंपनी का डेटा आप कलेक्ट करोगे तो उन पर्सन की कंपनियों ने कंप्लीट बिजनेस साइकिल रिपीट करी है। ठीक है, किसी टाइम पर बहुत बड़े थे, अब कहीं पर है ही नहीं, नामो निशान गायब है, कुछ नहीं है। ठीक है, आप लोगों को याद हो तो टाटा सिम आती थी, टाटा डोकोमो करके सिम आती थी, वो उनकी थी। ठीक है, HUCTH करके हच करके एक सिम आती थी, सिम बिका करती थी हच नाम से, वो अब नहीं आती है, वो सब उनकी थी। ठीक है, आपने सुना होगा टाटा के डोंगल आते थे पहले, इंटरनेट ऐसे वाईफाई फाइबर नेट वगैरह वाईफाई नहीं लगता था, पहले डोंगल मिलता था, डोंगल, उसको हम रिचार्ज करवाते थे, जैसे आजकल मोबाइल फोन रिचार्ज कराते हैं ना, वैसे डोंगल होते थे, वो डोंगल भी हाँ उनके थे। सर। इंटरनेट के डोंगल आते थे, 1 GB 1 मंथ के लिए मिलता था डोंगल, है ना, टाटा की सिम उसमें लगती थी, फिर इंटरनेट चलता था। तो ना आजकल वो सिम है ना उनका डोंगल है। तो उनकी कंपनी ने बिजनेस में होने वाले प्रोसेस, सारे प्रोसेस उन्होंने देखे हैं।
आज आज वो बैंक करप्ट हो चुके हैं, ठीक है, तो वो साइक्लिकल ट्रेंड में काउंट किया जाएगा। बेटा टी का मतलब होता है, इसका सिंपल सा नाम ट्रेंडी होता है, ठीक है, इसका सिंपल सा नाम ट्रेंडी होता है। या फिर अब इसको ऐसे लिखो, हाँ ऐसे लिखो, यहाँ तो फिर या तो आप ट्रेंड लिखो, या फिर इसका नाम होता है सेक्युलर ट्रेंड, ठीक है ना, या फिर इसका नाम होता है सेक्युलर ट्रेंड। कोई भी डेटा आपने लॉन्ग टर्म में कलेक्ट करा है, आप जैसे इंडियन गवर्नमेंट पहले 5 ईयर प्लानिंग बनाती थी कि हम 5 ईयर में इंडिया की ग्रोथ प्लानिंग को चेक करेंगे, इम्प्रूवमेंट की नीड होगी तो इम्प्रूवमेंट करेंगे। 20 ईयर प्लान बनाए जाते थे कि आज हमने ये प्लानिंग कर दी है, इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, 20 साल बाद चेक करेंगे। 4 ईयर, आप तो इंडियन इको में पढ़ रहे होगे, इंडियन एट द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में प्लानिंग बनाई गई। जब यहाँ पे इंडिया का रिसेशन आ गया 1992 में, तो मनमोहन सिंह जी ने बड़ी सारी प्लानिंग बनाई। आज के टाइम पे वो प्लानिंग है ही नहीं, कहीं पर नाम ही नहीं सुनते हम, तो कहाँ गई वो प्लानिंग सारी। तो वो बड़ी बड़ी प्लानिंग थी, तो उन प्लानिंग का डेटा अगर अभी आप स्टडी करोगे तो डेट विल बी काउंट इन सेक्युलर ट्रेंड। कोई भी ट्रेंड जो लॉन्ग टर्म डेटा को फॉलो करे, 1 साल से ज्यादा की डेटा वेरिएशन है उसके अंदर, मोर देन 1 ईयर, तो वो सेक्युलर ट्रेंड है। तो बेटा ये 4 आपके कंपोनेंट है, जो भी डेटा आप कलेक्ट करोगे वो डेटा इन 4 में से किसी एक जगह पे जाएगा। आप अपनी मार्कशीट के नंबर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं क्लास 1 से लेके क्लास 11 तक का, तो क्योंकि वो मोर देन 1 ईयर हो चुका है, तो वो आप इस सेक्युलर ट्रेंड में जाकर के फीड कर दोगे, ठीक है। और फिर उस रिजल्ट को इकट्ठा करके आप क्लास 12th के मार्क्स को प्रिडिक्ट करोगे। तो प्रिडिक्शन करने के लिए आपको मेथड अप्लाई करने पड़ेंगे, कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो डेटा कलेक्ट हो गया। अच्छा, कलेक्ट कैसे होगा, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है, आइदर यूजिंग द प्राइमरी सोर्स, खुद जाकर हम बात करके डेटा कलेक्ट कर लेंगे, और यूजिंग द सेकेंडरी सोर्स, किसी पहले पर्सन ने डेटा कलेक्ट करा था उसको हम यूज करेंगे, ठीक है, चाहे वेबसाइट से करें, इंटरनेट से करें, गूगल से करें, उस पर्सन से बात कर लें, कैसे भी करें, ठीक है। जैसे कि आपकी क्लास टीचर, जब आप 11th में स्कूल में गए थे तो आपका नया अटेंडेंस रजिस्टर बना था, तो आपकी क्लास टीचर ने वो जब रजिस्टर बनाया तो वो प्राइमरी डेटा है। अब वही सेम रजिस्टर किसी दूसरे टीचर को चाहिए किसी बच्चे की कंप्लेंट करने के लिए, उसके मम्मी पापा का नंबर देखने के लिए, तो वो सेकेंडरी डेटा हो गया। आपकी टीचर क्लास टीचर का डेटा बनाया हुआ वो यूज कर रहा है इस तरीके से, ठीक है भाई। सी मतलब आपका बिजनेस साइकिल वाला, इररेगुलर कुछ फिक्स नहीं है, फिक्स इंटरवल नहीं है, कुछ भी कभी भी हो जाता है, अचानक से होने वाली चीजें। और सीजनल यानी कि सीजन टू सीजन जो रिपीट हो। ये आपके कंपोनेंट हो गए, ठीक है। अब इन कंपोनेंट को स्टडी करने के लिए आपके पास में मॉडल्स होते हैं, हाउ टू स्टडी दिस डेटा, तो डेट विल कम इन मॉडल ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है भाई, मॉडल ऑफ टाइम सीरीज। जो डेटा आपने स्टोर किया है, अब इसको स्टडी कैसे किया जाए, तो 2 मॉडल हैं भाई, ठीक है, 2 मॉडल हैं। पहला मॉडल एडिटिव मॉडल, होते तो 3 हैं, वैसे आपको 2 पढ़ने हैं। एडिटिव मॉडल, एडिटिव मॉडल का मतलब है ये जो आपके 4 कंपोनेंट हैं, इनमें जो डेटा आपने स्टोर किया है उन्हें ऐड कर दो, ठीक है, उन्हें ऐड कर दो, T प्लस C प्लस I प्लस S ऐड कर दो उन्हें। एक है मल्टीप्लीकेटिव मॉडल, ठीक है, एक है आपका मल्टीप्लीकेटिव मॉडल। मल्टीप्लीकेटिव मॉडल का मीनिंग है मल्टीप्लाई कर दो, T इंटू सी इंटू आई इंटू एस, जो डेटा में है उन्हें आप मल्टीप्लाई करके कंबाइन कर लो। जब डेटा आपका कंबाइन हो जाएगा तो आपको इनके ऊपर मेथड्स अप्लाई करने पड़ेंगे फॉर द प्रिडिक्शन। तो मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज, ठीक है भाई, मेथड्स ऑफ टाइम सीरीज। मेथड्स कौन कौन से हैं आपने प्रैक्टिकल में पढ़ा है। पहला मेथड मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है ना, फर्स्ट मेथड इज मूविंग एवरेज मेथड। मूविंग एवरेज मेथड में एवरेज ही करना है डेटा का। मूविंग का मतलब क्वेश्चन बताएगा कि आपको 3 ईयर के अकॉर्डिंग करना है, 5 ईयर के अकॉर्डिंग करना है, 2 ईयर के अकॉर्डिंग करना है, 4 ईयर के अकॉर्डिंग करना है, कैसे करना है, करना है एवरेज ही है। आपने पढ़ा होगा, पढ़ लिया ना सबने, हाउ टू डू द मूविंग एवरेज मेथड। यस सर। ओके, वेरी गुड। मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, करना इसमें एवरेज ही होता है। सेकंड मेथड लीस्ट स्क्वायर मेथड,
ठीक है। सेकंड मेथड इज लीस्ट स्क्वायर मेथड। ठीक है बेटा, मूविंग एवरेज मेथड का सबसे ज्यादा यूज होता है आजकल स्टॉक मार्केट का ट्रेंड एनालाइज करने के लिए। मूविंग एवरेज मेथड में याद है ग्राफ बनता है, तो मूविंग हाँ एवरेज सर। मेथड के ग्राफ जो पास्ट डेटा का यूज करके बनाया जाएगा, वो ग्राफ आगे कैसा होने वाला है, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो वो इसमें आता है मूविंग एवरेज में। लीस्ट स्क्वायर कैलकुलेटिव मेथड है, कैलकुलेशंस करते हैं, एक इक्वेशन आ जाती है, उस इक्वेशन में फिर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम आगे का भी डेटा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड और मूविंग एवरेज मेथड, ठीक है, यही है बेटा आपकी टाइम सीरीज की, क्या कह सकते हैं, टाइम सीरीज का थ्योरी पोर्शन। इसमें जो ये लीस्ट स्क्वायर मेथड है, इसकी एक प्रॉपर्टी आपको पढ़नी है। ठीक है, लीस्ट स्क्वायर मेथड की प्रॉपर्टी बेटा, लीस्ट स्क्वायर मेथड में याद है हम इसमें डेविएशन फाइंड करते हैं, एक्स वैल्यू फाइंड करते हैं गिवन ईयर्स को स्मॉल एक्स माइनस करके, है ना, मिड हाँ मिड सर। वैल्यू लेकर के, मतलब स्मॉल एक्स में से मिड मिड ऑफ द ईयर जो होता है वो माइनस करते हैं। उसका जो आंसर आता है वो कैसा आंसर आता है, याद है कुछ आपको, जब उसको आप ऐड करते हो वो कितना बनता है? 0 आता है सर। तो एक तो वो प्रॉपर्टी, ठीक है, यानी उसको कहते हैं डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इक्वल टू में 0। ठीक है बेटा, याद है ना मैं क्या कह रहा हूँ भाई, कॉलम में सबसे पहला कॉलम अपने ईयर को चेंज करते यस हैं सर। वो नीचे 0 हो जाता है, तो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन एट इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल टू में 0। ठीक है, तो एक तो इसमें 0 वाला प्रॉपर्टी, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, एक्स माइनस एक्स बार लिख रहा हूं मैं, ठीक है, डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन इक्वल टू में 0। और एक चीज, जब आपको याद है बेटा इसका स्क्वायर भी करते हैं हम आगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करके फिर y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको याद है, यस सर। x वैल्यू y वैल्यू x स्क्वायर वैल्यू x इंटू वाई, तो जो x स्क्वायर वैल्यू का आंसर है ना, आंसर उसकी वो वाली प्रॉपर्टी है, x माइनस एक्स बार का जो स्क्वायर करेंगे वो हमेशा आपको मिनिमम देखने को मिलेगा। ठीक है, x माइनस एक्स स्क्वायर को जब आप ऐड करके जो आंसर पता लगाते हैं वो सबसे लोवेस्ट आंसर होता है। ठीक है, अगर सिंपल डेविएशन माइनस करा हुआ है तो 0, उन माइनस का स्क्वायर किया हुआ है तो मिनिमम होगा। ड्यू टू ये स्क्वायर मिनिमम होता है डेविएशन फ्रॉम द मीन, है ना, वो उनका स्क्वायर मिनिमम होता है, तभी इसका नाम है लीस्ट स्क्वायर। ठीक है, तो लीस्ट स्क्वायर में कौन सा स्क्वायर लीस्ट है, सम ऑफ द स्क्वायर टेकन फ्रॉम द मीन, मीन में से अगर हम स्क्वायर लेकर के उनको ऐड कर रहे हैं तो वो आंसर मिनिमम देखने को हमें मिलेगा। तो ये दो प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर स्क्वायर किया है तो मिनिमम, स्क्वायर नहीं किया है सिंपल ऐड किया है तो 0। और दोनों ही आपके वो टेबल पे ही आपने पढ़ा है, तो आपको याद आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, एक्स माइनस एक्स बार क्या है वो, यस याद सर। है ना। तो यस सर। मेथड हो गया, मॉडल हो गया, और ये हो गया। इसमें आपको एक बात और ध्यान रखनी है भाई, ये जो हमारे सी आई और एस हैं, ठीक है, ये शॉर्ट टर्म ट्रेंड होते हैं। ठीक है, यानी कि एक साल से कम की कैलकुलेशंस इसमें होती हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेंड। और ये जो टी है भाई, टी ये एक अकेला लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। ठीक है, ये अकेला लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है। तो बेटा जितना आज इस सामने चार्ट में आप देख रहे हैं, इन्हीं में से क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ठीक है ना भाई, यही थ्योरी है टाइम सीरीज की। समझ आ रही है बात आपको, बताएं? यस सर। ठीक है ना, पक्का?